हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे थे भूख की। रोज़ हम लोग सो कर उठे हैं, खा ही रहे हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग चलते हैं ओरल फैक्टर ऑफ हंगर। ठीक है, ओरल फैक्टर ऑफ हंगर, जिसमें हम स्पेसिफिक बात करेंगे आपके टेस्ट और स्मेल की। टेस्ट और स्मेल, हम लोगों ने कभी महसूस किया है कि किसी भोजन की अगर अच्छी खुशबू आती है तो खाने का मन कर दे रहा है। तो ये जो स्मेल है और स्पेसिफिक जो टेस्ट है, उस टेस्ट और स्मेल का हमारे ओरल फैक्टर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और हम इसको क्यों ज़्यादा भोजन में लेना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि स्पेसिफिक स्मेल से हमें वो चीज़ खाने का मन करने लगता है, स्पेसिफिक टेस्ट पे हमारे कोई चीज़ खाने लगते हैं तो बहुत टेस्टी लग रहा है, और फिर वहीं हम अगर एक हफ्ते 2 हफ्ते तक अगर ये खा लेते हैं तो फिर लगता है कि नहीं हुआ, वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही चीज़ बहुत टेस्टी है, फिर कुछ दिनों के बाद वो टेस्टी नहीं है। आखिर इसके पीछे कोई रीज़न होगा। ठीक है, तो यहाँ रीज़न कहीं ना कहीं तो कुछ होगा ही, क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं, भोजन जो भी हम कर रहे होते हैं, वो एक तरह से हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं में टेस्ट और स्मेल का भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता होगा, तभी तो हमको ऐसी भूख लगती है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जो भोजन हमारे लिए सबसे अच्छा होता है वही हम लेना चाहते हैं। ये जो भोजन है व्यक्ति के कहें तो प्राथमिक आवश्यकता है, प्रेरित भी करती है। ये जो हमको टेस्टी चीज़ें हैं तो मोटिवेट करती हैं कि नहीं, हमको यही चाहिए। भूख की अनुभूति क्यों हो रही है, ऐसी भूख जो स्पेसिफिक आपके ओरल टेस्ट और स्मेल से रिलेटेड है। तो यहाँ कई ऐसी स्टडीज़ की गई हैं जिसमें कि शरीर के भीतर और बाहर जो घटित होने वाली घटनाएं हैं वही हमारे जो भूख है उसको उद्दीप्त करती हैं। हमारे शरीर के भीतर भी कुछ घटनाएं घटी, करने का अर्थ है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनका इफ़ेक्ट पड़ता है। साथ ही हम जो एनर्जी लॉस कर रहे हैं उसकी वजह से भी, तो जो हमारे शरीर के भीतर हैं जो बाहर हैं, ऐसी जो घटनाएं होती हैं यही हमारी भूख की जो है उत्पत्ति का कारण होती है। कहने का अर्थ है कि वो उद्दीप्त करती हैं। भूख की अगर हम उद्दीपकों की बात करें जो हमको उद्दीप्त कर रही हैं, तो इससे पहले मैंने बताया ही था आपको कि जो हमारा आमाशय है उसमें संकुचन, आमाशय की रिक्ति या ग्लूकोज की जो निम्न सांद्रता है, ये सब हम लोगों को भोजन को ग्रहण करने के लिए एक तरह से अभिप्रेरित करते हैं। अगर हमारे शरीर में जो प्रोटीन है उसका जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, शरीर में फैट का लेवल डाउन हो जाता है, तभी हमें भूख की अनुभूति हो रही होती है। शरीर में वास्तव में जो भोजन है आपकी एक तरह से बोले तो ईंधन का कार्य करता है, और इसके प्रति आपके सबसे ज़्यादा एक्टिव भी मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बात की थी कि जो लीवर है उसके फंक्शन इसमें ज़्यादा वर्क करते हैं। साथ ही जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ये भी उसमें इन्वॉल्व होता है। भोजन का अगर हम सुगंध और स्वाद की बात करें, तो भोजन की जो सुगंध है, स्वाद है, या देख लिया भोजन, अरे वाह बहुत टेस्टी है, तो यहाँ पे अरे वाह बहुत टेस्टी है, ये जो लाइनिंग बोली जा रही है, सुगंध जो उसकी आ रही है, जो स्मेल आ रही है, जो उसका टेस्ट है, यही हमको वास्तव में उद्दीप्त करता है भोजन करने के लिए। ठीक है, जैसे इससे पहले मैंने कहा कि हमारी बॉडी को स्पेसिफिक जो एनर्जी होती है वो हमको भोजन से मिल रही है। हमारा लीवर इसमें फंक्शन करता है, हमारे स्पेन जो ब्रेन फंक्शन है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है। साथ ही ये जो उद्दीपन हमको मिल रहा है, ये हमको भोजन देखने के बाद भी मिल रहा है। यानी कोई अच्छी चीज़ हमने देखी तो खाने का मन किया, तो देखने यानी भोज्य पदार्थ का दर्शन करने मात्र से अनुभूति उत्पन्न हो रही है, उसके सुगंध से हमको अनुभूति उत्पन्न हो रही है, यहाँ उसके टेस्ट से हमको अनुभूति उत्पन्न हो रही है। तो ये जो भोजन करने की आपकी इच्छा है, इसमें ये आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें से कोई भी एक आप अपने आप में अगर भाव जगाते हैं, चाहे आप देख करके भूख की अनुभूति कर रहे हैं किसी भोज्य पदार्थ को, या सुगंध के कारण हो रहा है या स्वाद के कारण हो रहा है, तो ये एक तरह का भाव जब व्यक्ति में आता है तभी हमें भूख की अनुभूति होती है। और ये सब आपके
कहें तो एक तरह से जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उनके कारण होता है। यानी जो मैंने अभी बात की, आपका स्वाद है, रंग है, दूसरों को भोजन करते हुए देखे, या भोज्य पदार्थ ऐसा है जिसको हमको देखने के बाद बहुत अच्छा लगा तो हमको भोजन की अनुभूति हुई। तो ये जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं जिससे आपको भोज्य पदार्थों को भोजन ग्रहण करने की जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, ये सब इच्छाएं आपकी एक तरह से एक्सटर्नल फैक्टर हैं। क्योंकि आपकी भूख में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स ही इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं जिसके कारण हमें भूख की अनुभूति होती है। इंटरनल फैक्टर्स जो होता है उसमें अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसमें आपके गैस्ट्रिक फैक्टर हैं, या अदर जो अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात की थी आपके इंसुलिन का जो फैक्टर है, ग्लूकोज का जो फैक्टर है, इन सब की वजह से जो हमको भूख की अनुभूति हो रही है, ये भूख की जो अनुभूति है ये आपकी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रही है। बट कुछ आपके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से भी आपको भूख की अनुभूति होती है, और ये एक्सटर्नल फैक्टर वास्तव में यही हैं आपके टेस्ट, स्मेल यानी स्वाद, रंग, दूसरों को भोजन करते हुए देखे, उसकी सुगंध आपको अच्छी लगी, इसके साथ ही आपको भोजन की अनुभूति होने लगती है। तो ये जो फैक्टर होते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। जब ये सारे फैक्टर्स एक साथ जुड़ते हैं तब ये समझ में आने लगता है हमको कि हमको भूख लगी है। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसी चीज़ें जैसे कि कोई भोज्य पदार्थ है, उसका सुगंध हमको मिला, उसका टेस्ट हमको पता है, क्योंकि टेस्ट हम परसीव करेंगे स्पेसिफिक अपने नर्वस सिस्टम से, परसेप्शन आपके नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही होगा। तो परसीव कर रहे हैं, इसके साथ ही इससे पहले हमने ऐसा भोजन किया है तो इसकी स्मेल लेते ही ये ऐसा टेस्ट इसका आता है। तो वो जो आपने परसीव किया ये आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको एक तरह से एक्टिव कर देता है। एक्टिव होने से आपके अंदर एक तरह की जो भूख है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी भूख है स्पेसिफिक हमारे हाइपोथैलेमस के इसमें जो पोषण तृप्ति की आपकी जटिल व्यवस्था है उससे संबंधित है। लीवर है, लीवर, और अगर हम आपकी बॉडी की बात करें तो ये अंग ने जो आपके पार्ट हैं जो आपके इन्वायरमेंट में स्थित जो संकेत है उसको नियंत्रित भी करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये जो भी आपके फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर हों या इंटरनल फैक्टर हों, इनके कारण हमें भूख की अनुभूति मैक्सिमम जो होती है इन्हीं की वजह से हो रही है। जो आपके फिजियोलॉजिस्ट हैं उनका भी यही मानना है कि जो लीवर है उसमें उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस पिछले वाले वीडियो में मैंने चयापचय की बात की थी, तो आप चयापचय का मीनिंग अगर न समझते हो तो पिछला वीडियो एक बार ज़रूर आप लोग रिवर्स करके देख लीजिएगा। तो लीवर में जो आपकी उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, जो चयापचय की क्रियाएं होती हैं, उसमें होने वाला जो आपका परिवर्तन है उसी के कारण हमको भूख की अनुभूति होती है। जो आपके होने वाले परिवर्तन हैं उपापचयी क्रियाओं के कारण, इस वजह से हमको भूख की अनुभूति होती है। और ब्रेन का स्पेसिफिक वो पार्ट जो आपके जिसे हाइपोथैलेमस आप कहते हैं, तो वो जो स्पेसिफिक पार्ट है वही आपके लीवर को ये कहें तो इंडिकेशन देता है कि भूख की अनुभूति हो रही है। तो यहाँ जो आपका हाइपोथैलेमस है, इसके आपके दोनों क्षेत्रों की मैं बात करूँगी, यहाँ LH और VMH, इट मीन्स की लेटरल हाइपोथैलेमस और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, ये दोनों जो आपके भाग हैं वो दोनों भूख से ही संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ आपकी अगर हम भूख क्षेत्रों की बात करें तो प्राणी में जो भी इससे संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उद्दीप्त करने पर हमको भोजन की अनुभूति होती है, और जब इसे क्षति कर दिया जाता है तो जो पर्सन है वो भोजन करना, प्राणी जो है भोजन करना बंद कर देता है। और कभी कभी ऐसी एक स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है अगर वो भोजन करना फाइनली छोड़ चुका है और उसके हाइपोथैलेमस को वैसे ही बार बार उद्दीप्त कराया जा रहा है। इसीलिए ऐसे क्षेत्रों को आपके भूख का नियंत्रण क्षेत्र भी कहा गया है। तो भूख के अगर हम एक तरह से अभिप्रेरणा ही है, आपको पता ही है कि आपकी जैविक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो जैविक अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो है आपका भूख का क्षेत्र है। ठीक है, वास्तव में ये अंतर्नोद है। अब यहाँ पे है कि क्या आप लोगों के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं जो अत्यधिक भोजन करते हैं और जो अत्यधिक मोटे होते हैं, और उन लोगों के बारे में जो बहुत अधिक कम भोजन न करके बहुत कम भोजन करते हैं।
या कम खाकर दुर्बल होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भोज्य पदार्थ जो है किस प्रकार का है और कैसे भोज्य पदार्थ हमको स्वादिष्ट लग रहे हैं और कब स्वादिष्ट लग रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि भोज्य पदार्थ वही हमें स्वादिष्ट लगते हैं जिन भोज्य पदार्थों की हमारे शरीर को स्पेसिफिक जो है आवश्यकता होती है। और वही जो भोज्य पदार्थ है जिसको हम भोजन में ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, वही कुछ दिनों के बाद हमको अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे शरीर में जिन भोज्य पदार्थों की हमको आवश्यकता थी उसकी आपूर्ति हो चुकी है। इस कारण हमको भोजन की ऐसे भोज्य पदार्थों की अनुभूति नहीं हो रही है या ऐसे भोज्य पदार्थों को हम ग्रहण नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ आपको बता दें हम कि जो प्राणी है वो उन्हीं खाद्य पदार्थों को खाना चाहते हैं जिससे उन्हें आंतरिक संतुष्टि हो और उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। प्राणी वैसे खा के जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें कभी भी नहीं खाना चाहते हैं, यानी भोजन में वो कभी भी ऐसे पदार्थों को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं जिन्हें एक बार खाने पर शरीर में किसी कष्ट के होने की अनुभूति होती है या कोई बीमारी पैदा हो जाए। तो ये सिचुएशन जब भी व्यक्ति में या किसी प्राणी में अगर उत्पन्न होती है किसी भोज्य पदार्थ को लेने के बाद, कहने का अर्थ है कि हमने कोई भोज्य पदार्थ लिया, कोई भोजन ग्रहण किया और उससे हमको कोई कष्ट की अनुभूति हुई या कोई हमको शारीरिक कष्ट मिला या उसके खाने के बाद हम किसी डिजीज़ से कहें किसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, तो दोबारा हम उन भोज्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। ऐसा साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। यहाँ तक कि जो ऐसे खाने हैं, खाने की बहुत देर बाद अगर कष्ट हो तब भी जो प्राणी है वो ऐसे हानिकारक जो खाद्य पदार्थ हैं उनका अवॉइड कर देते हैं उन्हें। रिसर्च में जैसा मिला है कि ऐसे भी पदार्थ जिन्हें खाने के कुछ देर के बाद या बहुत देर के बाद अगर किसी शारीरिक कष्ट की अनुभूति प्राणी को हो रही है तो ऐसे पदार्थों को जो प्राणी है वो अवॉइड कर देता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि एक प्रयोग किया गया। ये प्रयोग आपका चूहों पर था और उस प्रयोग में चूहों को स्वादिष्ट सैकरीन का जो घोल है, सैकरीन आपको पता ही मीठी चीज़ है, तो यहाँ जो आपके सैकरीन का जो घोल है उसे चूहों को देना सिखाया गया, उसे सिखलाया गया कि ऐसे आप जो सैकरीन के घोल हैं आप उसका उपयोग कीजिए। तो स्वादिष्ट सैकरीन का जो घोल है वो उसका भी अवॉइड करना शुरू कर दिए। अब क्यों अवॉइड किए? क्योंकि यहाँ पर उस समय ये सब सैकरीन का घोल उनको दिया गया जब सैकरीन पीने के समय उनमें एक्स किरणें जो थी वो पहुँचाएगी। जब रिसर्च हो रहा था तो उस समय सैकरीन चूँकि मीठी चीज़ है उसका घोल उन्हें दिया गया, लेकिन उस घोल को उन्होंने अवॉइड कर दिया गया। क्यों अवॉइड किया? क्योंकि जिस समय उनको सैकरीन दिया जा रहा था उसी समय जिस समय वो सैकरीन पी रहे थे तो सैकरीन पीने के समय ही उनमें एक्स रेज जो थी प्राणी में से यहाँ पर चूहों पर प्रयोग हो रहा था तो चूहे में एक्स रेज को पहुँचाई गई। घोल पीने के 3 से 4 घंटे के बाद जब वो घोल पी लिए, सैकरीन का यूज़ कर लिए, तो 3 से 4 घंटे के बाद जो चूहे थे उनमें शारीरिक कष्ट उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब इस शारीरिक कष्ट के कारण उन्हें का मतलब चूहों को ये फील हुआ कि हमने जो मीठी चीज़ें लेना शुरू किया था, जिन मीठी चीज़ों को हमने खाया या पिया, उनके कारण हमको शारीरिक कष्ट उत्पन्न हुआ है। इसलिए अब दोबारा जब उन्हें सैकरीन की पीने के लिए छोड़ा गया तो उन्होंने इस सैकरीन का परिहार कर दिया। कहने का अर्थ है कि ऐसे सैकरीन को उन्होंने अवॉइड कर दिया। ये जो आपका रिसर्च किया गया, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये गार्सिया 1961 के द्वारा किया गया था। गार्सिया 1961 के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने ये पाया कि जब भी हम किसी प्राणी को कोई भोज्य पदार्थ जो उनको काफ़ी स्वादिष्ट लगता है जब हम उन्हें दे देते हैं और उसके साथ ही अगर ऐसे स्वादिष्ट भोजन को करने के बाद या भोजन ग्रहण करने के बाद जब उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी या किसी प्रकार का कष्ट की अनुभूति अगर हो रही होती है तो वो उससे संबंधित जो आप भोज्य पदार्थ ग्रहण किए थे वो उन्हें अवॉइड कर देते हैं। कहने का अर्थ है कि अब फिर वो दोबारा उसे नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर दूसरी तरफ हम बात करें कि ऐसे चूहे जिनमें के खाद्य में एक तरह का उन्हें सिलेक्शन करने के लिए दिया गया, दूसरी तरफ
चूहे जो अनेक खाद्य पदार्थ थे उनमें से उन्हें खाद्य पदार्थ जो थे उनको खुद से कहें तो चयन करने के लिए छोड़ा गया, यानी सेल्फ सिलेक्शन था उनका कि वो कुछ भी खा सकते थे जो शरीर के लिए उनकी आवश्यक हो। यानी कहने का अर्थ है कि चूहों को यूं ही छोड़ा गया था रिसर्च में, प्रयोग में, और वहाँ पर जो भोज्य पदार्थ रखे हुए थे वो ऐसे ही छोड़ दिए गए थे। चूहे खुद से सेलेक्ट करते थे कि उन्हें किन भोज्य पदार्थों की आवश्यकता है और उन्हें क्या लेना है। यहाँ ऐसा देखा गया कि जिन पदार्थों का लेने के बाद, जो ऐसे पदार्थ जिनको लेने के बाद उन्हें आंतरिक कष्ट की अनुभूति होती थी, वो उन्हें अवॉइड कर देते थे। कहने का अर्थ है कि हानिकारक जो खाद्य पदार्थ थे चूहों ने उनको अवॉइड किया और आवश्यक खाद्य पदार्थों का उन्होंने सिलेक्शन किया जो उनके शरीर के लिए आवश्यक होते थे। ठीक है, तो यहाँ ऐसे जो पदार्थ थे उनके स्वाद के आधार पर यह संभव होता था, क्योंकि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगता था तो वो उन्हें हानिकारक समझ करके छोड़ देते थे और उन्हें नहीं लेना पसंद करते थे, और ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद उन्हें अच्छा लगता था, काफ़ी टेस्टी लगता था, वो उसे ग्रहण करते थे। ऐसा जो मिला, तो इसको देखने पर आपके रोजिन और क्लार्क की बात करें, रोजिन और क्लार्क 1971 ने इस जो प्रयोग में ये पाया कि स्वाद का और हमारे जो हेल्थ है, स्वाद का हमारे स्वास्थ्य के साथ संबंध है, और साथ ही जो पदार्थ हमारे लिए आवश्यक होते हैं हम सिर्फ उन्हीं का चुनाव करते हैं। जिन पदार्थों के खाने के बाद हमारे शरीर में कष्ट की अनुभूति होती है हम उन्हें हानिकारक समझ करके अवॉइड कर देते हैं। ली मैग्निन और 1969 की अगर हम बात करें, ली मैग्निन 1969 ने, तो उन्होंने जो रिसर्च किया उन्होंने गंध के प्रति उन्होंने देखा, जो रिसर्च किया उन्होंने, जो प्रयोग किया उन्होंने उसमें गंध को देखना शुरू किया। कहने का अर्थ है कि उन्होंने जो रिसर्च किया उसमें उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि क्या प्राणी जो है वो सिर्फ स्वाद के प्रति ही संवेदनशील होता है या गंध के प्रति भी संवेदनशील होता है। उन्होंने अपने परिणाम में पाया कि जो प्राणी है वो सिर्फ भोजन के स्वाद के प्रति ही नहीं बल्कि वो गंध के प्रति भी संवेदनशील होता है। उन्होंने भी अपना प्रयोग चूहों पर किया और उन्होंने चूहों को अनेक प्रकार के जो खाद्य पदार्थ थे जिनमें अलग अलग प्रकार के जो गंध थे वैसे भोज्य पदार्थों को प्रोवाइड कराया, और उन्होंने इस आधार पर देखा कि जो खाद्यों में के गंध थे उसके आधार पे जो चूहे थे उसमें से डिफरेंसेस जो है ढूंढ लेते थे। कहने का अर्थ है कि उनके बीच का जो अंतर है वो समझ करके ही वो उन खाद्य पदार्थों का चयन करते थे या कहें तो अपने भोजन में शामिल करते थे। ये आपका सामने आया कि किसी भी विशेष गंध वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उसको ग्रहण करने के बाद ली मैग्निन ने ये सर्च जो किया उसमें उन्होंने देखा कि किसी भी जो आपके विशेष प्रकार के गंध वाले पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, तो उनको ग्रहण करने के बाद शरीर में जो उत्पन्न होने वाले प्रभाव हैं, जो आपके प्राणी में उत्पन्न होने वाले प्रभाव हैं, उसको चूहे के उस खाद्य पदार्थ से संबंधित मान लिया जाता था। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब हम किसी विशेष गंध वाले खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद यानी उस खाद्य पदार्थ को जो भोज्य पदार्थ है उसको हम ग्रहण जब कर लेते हैं तो ग्रहण करने के बाद शरीर में जो प्रभाव उत्पन्न होता है, हमारे शरीर में जो प्रभाव उत्पन्न होता है हम उसे उसी आपके भोज्य पदार्थ से संबंधित मान लेते हैं। यही चीज़ यहाँ पर चूहों के साथ भी हुई। जो ली मैग्निन 1969 ने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यही पाया कि जब हम किसी विशेष गंध वाले जो भोज्य पदार्थ हैं उनको ग्रहण करने के लिए जब हम चूहों को दे दिए तो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के बाद जो चूहे थे उन्होंने जो शरीर में उनकी आपकी प्रभाव उत्पन्न हुआ, जो उनके शरीर में परिवर्तन हुआ, वे उसी खाद्य पदार्थ से उसको संबंधित मान लिए, क्योंकि प्रयोग में से ही ये परिणाम मिले हैं कि जिस गंध वाले भोजन को हम खाने के बाद चूहे में कुछ अगर दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं तो बाद में उस गंध वाले पदार्थ को या उस स्पेसिफिक जो स्मेल आ रही है उससे रिलेटेड जो आपका भोज्य पदार्थ है वो उसको अवॉइड करने लगे। ऐसा प्रयोग में पाया गया कि जिस स्पेसिफिक भोजन को करने के बाद या इसका स्मेल वैसा ही है वैसे भोज्य पदार्थ को जब वो ग्रहण किए तो वैसे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद जब उनके शरीर में किसी कष्ट की अनुभूति हुई या उस कष्ट से उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की
या कोई अदर प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट हुई जिससे उन्हें एक तरह से कहें तो शरीर में शारीरिक परिवर्तन हुए या उसका दुष्प्रभाव कहें तो मिला उनको, तो वे उस गंध से संबंधित, जिस गंध को से संबंधित उन्होंने भोज्य पदार्थ ग्रहण किया था, जिसका दुष्प्रभाव उन्हें मिला, तो वे जो आपके चूहे थे वे वैसे गंध से जो संबंधित भोज्य पदार्थ थे उसको उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। कहने का अर्थ है कि अब वो उस वैसे भोज्य पदार्थों को ग्रहण नहीं कर रहे थे। यानी कहने का अर्थ है कि जब वैसा दोबारा भोज्य पदार्थ उनको उसी गंध का मिलता था तो वे उसका परिहार करने लगे, एक तरह से ऐसे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से अवॉइड, बचने लगे, अपने आप को बचाने लगे। भोजन ग्रहण करने की जो क्रिया है, अब यहाँ पर तो स्पष्ट हो गया कि जो भी हमारे भोजन करने की जो क्रिया है वो आपके स्वाद पर ही प्रभाव पड़ता है। यानी आपके ग्रहण करने की क्रिया पर स्वाद का ही प्रभाव पड़ता है। पशुओं में जो एक तरह की विशिष्ट भूख का पाया जाना, जो हमारे प्राणी हैं, जो पशु हैं, उनमें विशिष्ट भूख, स्पेसिफिक हंगर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो विशिष्ट भूख जो पाई जाती है वो आपके ओरल फैक्टर पे ही डिपेंड करती है। यानी कहने का अर्थ है कि इनके अंदर जो आपकी भूख की उत्पत्ति हो रही है, स्पेसिफिक हंगर, जिसमें कि वो स्पेसिफिक टेस्ट से रिलेटेड है, जो आपके स्मेल से रिलेटेड है, तो ऐसे जो भोज्य पदार्थ हैं उनका जो फैक्टर है स्पेसिफिक ओरल फैक्टर के महत्व को प्रदर्शित करता है। शरीर को हमारे जिस खाद्य पदार्थ की विशेष रूप से आवश्यकता होती है वही खाद्य पदार्थ हमको खाने में स्वादिष्ट लगता है, और ये नॉर्मल सी बात है। हम जिस भोज्य पदार्थ को करना चाहते हैं, जो हमको काफ़ी अच्छा लगता है, जिसकी हमको स्मेल अच्छी लगती है, वो हमको ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, तो ये शो कर देता है कि इन ऐसे खाद्य पदार्थों की, ऐसे भोज्य पदार्थों की हमारे शरीर को आवश्यकता है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट, जो फिजियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च किया है, जो और एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही पाया कि शरीर को जिस भी खाद्य पदार्थ की हमें आवश्यकता होती है वो खाद्य पदार्थ हमें अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। इस आधार पर जो आपके रिसर्च किए गए थे, इस आधार पे जो भी आपके रिसर्च किए गए थे उसमें ये देखा गया कि शरीर को जिस विशेष खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है वो भोज्य पदार्थ हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी विशेष खाद्य की जो विशिष्ट भूख होती है उस पर अगर हमें कहें जो रिसर्च किए गए इस आधार पे, तो उसमें ये देखा गया कि जब भी हम प्राणी को छोड़ते हैं और स्पेसिफिक किसी विशेष खाद्य पदार्थ की उन्हें आवश्यकता है, उनकी शारीरिक आवश्यकता है या स्पेसिफिक हंगर है किसी विशेष खाद्य पदार्थ के प्रति, तो वे विभिन्न जो प्रकार के आपके खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ रखे होते थे, उनके रखे होने के बाद भी, जो आपके स्पेसिफिक जो भोज्य पदार्थ हैं उनके रखे होने के बाद भी जो प्राणी है उन्हीं खाद्य पदार्थों का सिलेक्शन करता था जो उनके लिए विशिष्ट होता था। इट मीन्स कि स्पेसिफिक हंगर, विशिष्टता, जो उन्हें विशेष रूप से स्वादिष्ट लगता था, जिसकी उन्हें शारीरिक आवश्यकता होती थी, वे वैसे ही भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते थे, उससे संबंधित और अच्छे भोज्य पदार्थों के रखने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जो किसी विशेष खाद्य पदार्थ की जो विशिष्ट भूख होती है, ऐसा होने पर जो प्राणी है वो उससे संबंधित या उससे रिलेटेड जो भी और अच्छे भोज्य पदार्थ होते हैं उनके रहने के बाद भी वो विशिष्ट खाद्य पदार्थ का ही चुनाव करता है। ये जो फैक्ट्स है, ये जो रिसर्च है, इससे ये आपके प्रदर्शित हो रहा है, ये शो होता है कि पशुओं में ज़रूर कोई ऐसी सिस्टम है, चाहे ब्रेन में हो चाहे उनके लीवर में हो, ऐसा कोई सिस्टम ज़रूर होता है जिनके आधार पे अपनी विशिष्ट भूख के प्रति संवेदनशील होते हैं। कहने का अर्थ है कि हम उनके शरीर को जिस खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है वो उसी से संबंधित जो भोजन है, जिसकी स्मेल है वैसी ही है, जिसकी टेस्ट वैसा ही है, वो उससे अच्छे भोज्य पदार्थों को रखे होने के बाद भी वो उन्हीं का सिलेक्शन करते हैं, और वो उन्हीं का सिलेक्शन करने के साथ ही उन्हें ही भोजन में अपने सम्मिलित करना भी चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसी कोई ज़रूर आपके सिस्टम है, कोई व्यवस्था ज़रूर होती है जिसके द्वारा वो विभिन्न प्रकार के आपके खाद्य पदार्थों हैं उनके बीच में एक तरह से जो डिफरेंसेस हैं उसको देख पाते हैं।
जो भी जिन पशुओं पे ये प्रयोग किए गए हैं उनके आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो जिन पशुओं पे ये रिसर्च किए गए हैं उन्होंने जो आपके 2 स्पेसिफिक जो भोज्य पदार्थ रखे गए थे जिनमें कि एक के प्रति उनकी विशिष्ट भूख थी, दूसरे के प्रति उनकी विशिष्ट भूख नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने जब सिलेक्शन करना शुरू किया तो उन्होंने अपने विशिष्ट भूख से संबंधित भोज्य पदार्थ का ही चयन किया, जबकि उससे रिलेटेड दूसरे भी भोज्य पदार्थ वहाँ पे रखे गए थे। तो इनके ब्रेन में ऐसा कोई भी पार्ट होगा जो वो एक्टिव होगा जो इन्हें ये बताता है कि ये दोनों भोज्य पदार्थ में से स्पेसिफिक वही भोज्य पदार्थ उनके शरीर के लिए आवश्यक है और उसी का टेस्ट अच्छा है। तो यहाँ पर जो वो विभेदन कर पा रहे हैं, यानी जो डिफरेंसेस ढूंढ पा रहे हैं 2 खाद्य पदार्थों में, तो यहाँ 2 खाद्य पदार्थों के बीच में जो यानी 2 विशेष जो आपके खाद्य पदार्थ हैं उनके बीच में कुछ न कुछ अंतर होता है। इन अंतर को समझ करके ही जो प्राणी है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, वो इनका सिलेक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे जो विभेदन और चुनाव की प्रक्रिया है, जो डिफरेंसेस हो रहे हैं और डिफरेंसेस करने के बाद उनका सिलेक्शन वो कर रहे हैं, जो यहाँ विभेदन और चुनाव की जो प्रक्रिया है, वास्तव में जो आपके खाद्य पदार्थ हैं उनके स्वाद के और उनके गंध के आधार पर ही वो उनके बीच में अंतर कर पा रहे हैं और उनका सिलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि साइकोलॉजिस्ट ने ये रिसर्च करने की कोशिश की, अपने प्रयोग में देखने की कोशिश की कि जो भी विशेष प्रकार के हमारे खाद्य पदार्थ हैं उन खाद्य पदार्थों में विशेष प्रकार की जो गंध है, विशेष प्रकार का जो स्वाद है, इसके स्वाद और गंध के आधार पर ही जो चूहे हैं वो भोज्य पदार्थों का सिलेक्शन कर पा रहे हैं और स्वाद और गंध के आधार पर वो उनका अंतर समझ पा रहे हैं। इस अंतर को जानने के बाद ही वे किसी भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, यानी जो उनकी विशिष्ट आवश्यकता है, जो उनकी जो स्पेसिफिक हंगर है, उससे रिलेटेड जो भोज्य पदार्थ है वो उन्हीं को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ रिसर्च में यही पाया गया कि इन्होंने अपने विशेष गंध और स्वाद के आधार पर अपने विशेष प्रकार के जो विशिष्ट प्रकार के आपके भोज्य पदार्थ हैं वो उनका सिलेक्शन कर पाते हैं। वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो कोई भी जो भोज्य पदार्थ है वो हमारे मुंह से होता हुआ ही आमाशय में पहुंचता है। साइकोलॉजिस्ट को यही स्टडी करने में थोड़ी कठिनाई की अनुभूति हुई कि कोई भी भोज्य पदार्थ हमारे मुंह से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, तो केवल हम ओरल फैक्टर की स्टडी अगर हमको करनी हो तो हम कैसे करें? सिर्फ हम ये जानने की कोशिश करें कि हमारे ओरल फैक्टर ही हमारे भूख की अनुभूति के लिए उत्तरदायी है। तो ये स्टडी जो करना था ये थोड़ा सा टिपिकल हुआ, क्योंकि जब भी किसी क्षण अगर हम प्राणी को भोजन करना बंद कर देता है, जब किसी क्षण भोजन अगर प्राणी करना बंद कर दे रहा है तो वैसी स्थिति में ये पता लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि भोजन समाप्त करना जो है वो मौखिक कारकों के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुआ या आमाशयी कारण के जो कारक है उनके प्रभाव के कारण उत्पन्न हुआ, या भोजन कहें तो भोजन के बाद जो आपके आमाशय कारक हैं यानी आमाशय का भर जाना, इनके कारण भोजन की समाप्ति हुई, किस कारण से हुई ये जानना मुश्किल हो जाता है। मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने कहें तो ओरल और जो आपकी गैस्ट्रिक फैक्टर थे उनको अलग अलग तरह से स्टडी करने की कोशिश की, यानी जो भी आप हमारे ओरल फैक्टर हैं वो और जो हमारे कहें तो जो गैस्ट्रिक फैक्टर हैं वो उन दोनों को सेपरेट सेपरेट उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की और एक विधि निकाल ही ली जिसमें उन्होंने ये शुरू किया कि इस प्रकार जो भोजन करने की क्रिया है उसका अगर हम भोजन करने की क्रिया पर केवल मौखिक फैक्टर का हम प्रभाव देखें या उसका अध्ययन करें तो उसमें उन्होंने ग्रास नली को काट दिया। जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने प्राणी की ग्रास नली को काट दिया और जो कटे हुए ग्रास नली के सिरे थे, ग्रास नली जो आपको शायद पता होगा कि भोजन जब भी हम करते हैं तो हम भोजन निगलने के बाद हमारी ग्रास नली से होता हुआ हमारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। यहाँ पर ग्रास नली को काट दिया गया और ग्रास नली को काट करके उसके जो छोर थे उनको आपके जो ग्रास नली के कटे हुए दोनों सिरे थे उनको शरीर की बाहरी सतह पर ला करके स्थापित कर दिया गया। कहने का अर्थ है ग्रास नली की जब कटिंग की गई तो यहाँ पर आमाशय से उसका संबंध विच्छेद कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आमाशय से जब ग्रास नली का संबंध विच्छेद किया गया तो वहाँ पर जो आपके ग्रास नली थी उसके जो सिरे थे उसको आमाशय में से न कनेक्ट करके उसको बाहरी सतह पर स्थापित कर दिया गया।
इस स्थिति में मुंह से जो भोजन लिया जा रहा था वो बाहर निकल जा रहा था। कहने का अर्थ है कि जब ग्रास नली को कट किया गया तो कट करने के बाद, ग्रास नली को कट करने के बाद जब उसे बाहरी दिशा में स्थापित किया गया तो भोजन जो प्राणी कर रहा था वो भोजन आमाशय में न पहुंच करके शरीर से बाहर निकल जाता था। यानी शरीर के बाहरी जो स्थिति आपकी ग्रास नली कटी गई थी वहाँ से भोजन आपका आमाशय में न पहुंच करके बाहर निकल जाता था। तो यहाँ आपका जो शरीर से भोजन मुंह से नहीं, मुंह से तो लिया जा रहा है, यानी यहाँ ओरल फैक्टर क्लियर है, हम ले रहे हैं भोजन, लेकिन वो भोजन हमारे आमाशय में नहीं पहुंच रहा है बल्कि वो शरीर से बाहर निकल जा रहा है। और दूसरी स्थिति में आमाशय में भोजन सीधे डाल दिया जा सकता था। यानी यहाँ पर दो सब्जेक्ट रखे गए, जहाँ पर कि आपके जो पहला सब्जेक्ट था जिसकी ग्रास नली को कहें तो आमाशय से संबंध विच्छेद किया गया, और संबंध विच्छेद करने के बाद यहाँ ग्रास नली को शरीर से बाहर स्थापित किया गया। इस प्राणी को भोजन करने के बाद, यानी भोजन जब कराया जाता था तो भोजन मुख से होता हुआ, चूंकि मुंह से हमारे जाता है तो सीधे आमाशय में, यहाँ ग्रास नली को कट किया गया तो भोजन मुंह से तो जा रहा था लेकिन ग्रास नली से होते हुए सीधे बाहर शरीर से निकल जाता था। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरे सब्जेक्ट में ये देखा गया, दूसरे सब्जेक्ट में ये सेटिंग की गई एक्सपेरिमेंट के दौरान कि उसको मुंह से भोजन नहीं दिया जाता था बल्कि डायरेक्ट आमाशय में ही भोजन पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ भोजन को सीधे आमाशय में डाला गया। तो एक स्थिति में तो मुंह से खाया गया आपका भोजन जा रहा था ग्रास नली से सीधे बाहर, दूसरी स्थिति में भोजन सीधे आमाशय में डाल दिया जा सकता था। तो आमाशय में जो सीधे ही भोजन की आपकी पहुंचाने की जो पद्धति थी, वास्तव में ऐसी पद्धति को ही छद्म भोजन पद्धति कही गई। तो इस प्रकार के जो पशु थे जिन्हें सीधे भोजन आमाशय में दिया गया था, उन पर कई दिनों तक आपके एक्सपेरिमेंट किए गए। ऐसे पशु जो थे जो आपके सीधे आमाशय में भोजन डाले जा रहे थे, ऐसे जो पशु थे उन पर कई दिनों तक जो स्टडी हुई तो उनमें ये देखा गया कि वे सामान्य रूप से भोजन करते थे आमाशय में भोजन डालने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आमाशय में भोजन सीधे पहुंचाए जा रहे हैं तब भी वो भोजन मुंह से जरूर ले रहे हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि भोजन लेने के बाद भी पर्याप्त रूप से वे एक तरह से मोटिवेशन उनके अंदर रहता था, वे अभिप्रेरित रहते थे और भोजन जरूर लेते थे। तो यहाँ आमाशय में भोजन गया और आमाशय जो है आपका भोजन से भरा हुआ है, तब भी ओरल फैक्टर यहाँ पर स्टडी की गई, यानी आमाशय भरा हुआ है, इसके बावजूद जो प्राणी था वो मुंह से भोजन ले रहा था और ये लेना सिर्फ और सिर्फ उसके मोटिवेशन पर डिपेंड कर रहा था, मीन्स कि वो भोजन करने के लिए अभिप्रेरित रहता था। दूसरी तरफ वैसे प्राणी जिनको भोजन दिया जा रहा था लेकिन मुंह से भोजन लेने के बाद उनका जो आपका ग्रास नली थी आमाशय से संबंध चूँकि विच्छेद हो चुका था संबंध विच्छेद हो चुका था, तो वो जो उनकी ग्रास नली थी भोजन मुख से तो ले रहे थे लेकिन शरीर से वो भोजन बाहर निकल जा रहा था। तो उनको, वैसे प्राणियों को जो जिनका शरीर से भोजन बाहर निकल जाता था, उनकी भोजन करने की जो क्रिया थी उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया। तो इस तरह से जो आपके भोजन की कहें तो रिइंफोर्समेंट के रूप में जो लिया प्राणियों ने, उसमें नैमित्तिक अनुक्रिया का अनुबंधन भी कराया गया। कहने का अर्थ है कि ऐसे जो प्राणी थे आपके, उनकी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जहाँ पर हम स्किनर की बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की जो प्रक्रिया थी उसके द्वारा भी इन्हें लर्निंग कराई गई। इससे ये परिणाम आपका प्राप्त हुआ कि जो मुंह से खाया गया भोजन था, चाहे वो आमाशय में पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन तृप्ति की अनुभूति वो दे रहा था। कहने का अर्थ है कि जब भी हम भोजन कर रहे हैं और मुख से भोजन कर रहे हैं वो आमाशय में पहुंच रहा है, तो यहाँ ओरल फैक्टर मस्ट हो गया कि जिस भोजन को करने के बाद जो हमारी स्मेल, जिसकी स्मेल हमको अच्छी लग रही है, जिसका टेस्ट हमको अच्छा लग रहा है, तो वो हमें तृप्ति की अनुभूति दे रहा है, भले ही वो भोजन हमारे आमाशय में डायरेक्ट न पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ जो नैमित्तिक जो अनुबंधन कराया गया उसमें भी यही पाया गया कि भोजन आमाशय में पहुँचे या न पहुँचे, भूख
को वो दूर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, करने का अर्थ है कि तृप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, यह आंशिक रूप से तृप्तिदायक जरूर होता है। पूर्ण रूप से तृप्तिदायक तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर भोजन आमाशय में पहुँच नहीं रहा है, लेकिन आंशिक रूप से व्यक्ति को प्राणी को तृप्ति की अनुभूति यहाँ पर हो रही है। ऐसा परिणाम में पाया गया जो प्राणियों पर किए गए थे रिसर्च। तो ये कहा जा सकता है कि भोजन शुरू करना और समाप्त करने की जो क्रिया है, वास्तव में ये ओरल फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। यहाँ हम आपको बता दें कि कभी भी भोजन करना दोनों तरीके से हमारे लिए तृप्तिदायक होता है। जब हम भोजन को मुख से ग्रहण करते हैं, स्वाद उसमें होता है, स्पेसिफिक कोई स्मेल होती है, गंध होती है, और इसके साथ ही भोजन जब आमाशय में पहुंचता है तो वहाँ पर हमें तृप्ति की अनुभूति अधिकतम होती है। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर हमें तृप्ति की अनुभूति पूर्ण रूप से होती है। लेकिन हमारा भोजन मुख से तो लिया जा रहा है, आमाशय में नहीं पहुँच रहा है, तो यहाँ पर तृप्ति की अनुभूति जो होती है वो आंशिक होती है। कहने का अर्थ है कि जहाँ पर हम भोजन ले रहे हैं तो यहाँ स्पेसिफिक जो हमारे टेस्ट और स्मेल हैं उसके कारण हम मुख से भोजन ले रहे हैं, यह आंशिक तृप्तिदायक इसलिए होता है क्योंकि आमाशय में नहीं पहुंच रहा है। आमाशय में न पहुंचने के कारण हमारी भूख की जो अनुभूति है वो बनी हुई है। तो यहाँ पूर्ण रूप से तृप्तिदायक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आंशिक तृप्तिदायक जरूर होता है। इसी आधार पर एक और स्टडी की गई वर्कू 1952 के द्वारा, जिन्होंने जो अपनी स्टडी है वो चूहों पर किया, और उन्होंने चूहों को मुंह से दूध पीने के लिए दिया। उन्होंने चूहों को मुंह से दूध पीने के लिए दिया, लेकिन उन्होंने जो दूध दिया था उन्हें पेट भर दूध नहीं दिया गया, और उतना ही दूध उनके आमाशय में इंजेक्शन से डाल दिया गया। कहने का अर्थ है कि जब पहले उन्होंने चूहों को दूध दिया और आधा पेट दूध पीने के बाद आमाशय में जो दूध था उसको इंजेक्शन से पहुंचा दिया गया। दोनों ही तरीकों से उनके आमाशय में जो दूध थी उसकी मात्रा बराबर थी। यहाँ पर बस यही ध्यान देना है कि जो चूहे की आपके यहाँ पर ग्रुप बनाए गए थे, तो फर्स्ट ग्रुप में उन्हें आधा पेट दिया गया, दूसरी तरफ उन्हें इंजेक्शन से पहुँचाया गया। आमाशय में जो दूध की मात्रा थी वो दोनों प्रकार के चूहों में बराबर बराबर थी। लेकिन कुछ चूहों को जब दूध दिया गया, यानी कहने का अर्थ है कि चूहों को जिनको आमाशय में दूध की मात्रा उतनी ही थी, लेकिन चूहों में जिन्हें दूध से मुंह से दूध पिए थे, उनमें दूध पीने की जो क्रिया थी वो उतनी तेज नहीं थी, उतनी तीव्र नहीं थी जितने कि वे चूहे दूध मुंह से लिए जिनके आमाशय में पहुंचा दिया गया था पहले से ही। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने दो ग्रुप एक तरह से बनाए, जिसमें उन्होंने पहले ग्रुप के जो चूहे थे उन्हें आधा पेट दूध जो है वो पीने के लिए दिया, यानी उनका आधा आमाशय जो था वो दूध से भरा हुआ था। दूसरे प्रकार के जो ग्रुप थे उस ग्रुप में उन्होंने दूध उतना ही इंजेक्शन से उसके आमाशय में पहुंचा दिया गया। अब दोनों प्रकार के जो चूहे थे उनके आमाशय में उतना ही बराबर बराबर दूध था, लेकिन यहाँ पे जिन चूहों को मुंह से, यानी ओरल फैक्टर यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है, जिन चूहों को ओरली जो मुंह से दूध पिए थे उनकी जो दूध के प्रति एक तरह से एडिक्शन था उतना नहीं था जितना कि आपके आमाशय में जिनको डायरेक्ट पहुंचा दिया गया था उनको था। यहाँ ही कहने का अर्थ है कि जब उन्हें दोबारा दूध पीने के लिए छोड़ा गया तो जो आपके वैसे चूहे थे जिनको मुंह से दूध दिया गया था, वो पुनः जब उनको दूध दिया गया तो वो उसी प्रकार से दूध पीना शुरू किए। लेकिन जो चूहे जिन चूहों को आमाशय में दूध पहुंचाया गया था, वैसे चूहे आपके दूध जो थे वो मुंह से पीने के लिए ज़्यादा लालायित थे और उन्होंने उससे ज़्यादा दूध पिया। तो यहाँ दूध पीने के लिए जब परीक्षण किया गया तो उसमें कितना दूध वो पी पाते हैं ये देखा गया। इससे जो रिजल्ट मिला उसमें ये देखा गया कि जिन चूहों में इंजेक्शन के द्वारा आमाशय में सीधे पहुंचाया गया था दूध, उन्होंने वैसे चूहों की अपेक्षा, जो मुंह से लिए थे वैसे चूहों की अपेक्षा ज़्यादा दूध लिया। कहने का अर्थ है कि उनकी जो तृप्ति थी वो ओरली नहीं हो पाई थी, और ओरल फैक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि जो दूध उन्हें आमाशय में उतना ही पहुँचाया गया था, उन्होंने जब दूध पीना शुरू किया तो उतना ही दूध उन्होंने लिया, जितना दूध उनके आमाशय में पहुंचाया गया था उन्होंने मुंह से उतना ही दूध लिया। जबकि वे चूहे जिनको मुंह से दूध दिया गया था आधा पेट, उन्होंने उससे कम दूध, यानी कहने का अर्थ है कि वो कम मात्रा में ही दूध ले पाए। तो यहाँ जो कहें तो जो आपकी दूध की मात्रा थी वो उनकी कम थी जिन्होंने मुंह से दूध लिया था, लेकिन उनकी मात्रा जिनको आमाशय में पहुंचा दिया गया था इंजेक्शन से दूध,
वो उन्हें उससे ज़्यादा दूध लिए। कहने का अर्थ है कि वो ओरली, मुख के द्वारा जो दूध ले रहे थे उससे उन्हें तृप्ति की अनुभूति ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ निष्कर्ष ये निकल सकता है कि आमाशय में जो पहुँचा हुआ आपका भोज्य पदार्थ था वो तृप्तिदायक तो होता है, लेकिन जब हम उसे मुंह से लेते हैं तो मुंह से जो आपका भोज्य पदार्थ आमाशय में पहुँचता है वो तृप्ति के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होता है। यहाँ कुल मिलाकर के एक ही परिणाम हम निकाल सकते हैं कि जो भी हमारे टेस्टिंग हुई है, जो भी हमारे रिसर्चेज हुए हैं, जो भी हमारी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, हर एक्सपेरिमेंट, हर रिसर्च यही शो कर रहा है कि जब भी हम ओरल, यानी कहने का अर्थ है कि मुख से जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और वो हमारे आमाशय में जाता है तो वो हमें ज़्यादा तृप्ति की अनुभूति देता है और उससे हमें भूख और तृप्ति दोनों की अनुभूति जो है वो सामान्य रूप से बनी रहती है। लेकिन ऐसे प्राणी जिनको आमाशय में पहुंचा दिया जा रहा है, इस कंडीशन में हमको पूर्ण रूप से तृप्ति की अनुभूति हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कहने का अर्थ है कि जब हम भी हमारे आमाशय में भोज्य पदार्थ पहुंचाया जाएगा, लेकिन हम उसी भोज्य पदार्थ को मुख से ग्रहण नहीं करेंगे, ओरली हम उसको नहीं ले रहे हैं, तो हमें तृप्ति की अनुभूति पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। तो यहाँ कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि भोजन में जो तृप्ति की व्यक्ति को अनुभूति हो रही है, इसमें ओरल फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है और साथ ही ओरल फैक्टर इस कहें तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम भोजन ले रहे हैं वो हमारा भोजन जब मुख से होता हुआ जा रहा है तो हमको पूर्ण तृप्ति की अनुभूति दे रहा है, और जब हमारे डायरेक्ट आमाशय में जा पहुँचा दिया जा रहा है तो हमें पूर्ण तृप्तिदायक हमारे लिए नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ स्वाद और गंध, जो मैंने ओरल फैक्टर में स्पेसिफिक बात की थी आपकी टेस्ट एंड स्मेल की, तो यहाँ टेस्ट और स्मेल ये सबसे बड़ी बात है कि इसका हमारे तृप्ति पर आंशिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हर व्यक्ति को ये अनुभूति होती है कि किसी भी हम खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ को देखें जिसको देखने के बाद भूख की अनुभूति हो गई, या जिसके स्मेल से भूख की अनुभूति हो गई, जिसके स्वाद को मैंने परसीव किया भूख की अनुभूति हो गई, तो यह सब भी जो भी आपके हो रहा है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जिसका स्पेसिफिक पार्ट आपके हाइपोथैलेमस की मैं यहाँ बात करना चाहूँगी, जिसमें कि हाइपोथैलेमस है वो इसमें ज़्यादा आपका इन्वॉल्व होता है, क्योंकि तृप्ति की अनुभूति और भूख का केंद्र जो है आपके हाइपोथैलेमस में ही पाया जाता है। स्पेसिफिक आपके वेंट्रमेडियल हाइपोथैलेमस और लेटरल हाइपोथैलेमस की मैं बात करूँगी यहाँ। तो लेटरल हाइपोथैलेमस और वेंट्रमेडियल हाइपोथैलेमस में ये आपके तृप्ति के लिए, आपकी भूख की अनुभूति के लिए पूर्ण रूप से कहें तो उत्तरदायी होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण ही हम किसी भोज्य पदार्थ को स्पेसिफिक उसके स्मेल और उसके टेस्ट के कारण हम परसीव कर पाते हैं, और परसेप्शन से हमारी भूख की जो अनुभूति है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ कुल मिलाकर एक ही बात है कि जब भी हमको भोजन की अनुभूति हो रही है तो तृप्ति की अनुभूति हमें दोनों आधार पर ही होती है, उसके स्वाद और गंध के साथ ही आमाशय में कितना भोज्य पदार्थ हमारे पहुंच रहा है वही हमें पूर्ण रूप से तृप्ति की अनुभूति प्रदान करता है।